कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान, जो आपको आज ये सेट सॉल्व कराने वाले हैं ना हम, अगर आपको इससे 30% भी आप आंसर्स इसके राइट दे पाते हो तो ये समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये अभी तक का टफेस्ट जो सैम्पल पेपर होते हैं ना, वो मतलब जो आपकी इजी वाली सैम्पल पेपर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का सैम्पल पेपर है एंड इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज छोटे सैम्पल पेपर, छोटे क्वेश्चन ऐसे आदर्श जैसे हेनरी का नियम है ना, मोलरता ये तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं यार। लेकिन सोचो अगर आपको ये पेपर आता है, क्योंकि देखो मेन रीज़न क्या है, आपका जो फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, अगर अपन लोग हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा देखा गया है कि जब जब एग्ज़ाम में गैप कम है ना, जो आपके पेपरों में गैप कम है तो वो पेपर बहुत इजी आता है। और फिजिक्स का पेपर में मात्र 1 दिन का गैप है, तो जहाँ तक ऐसे काफ़ी ज़्यादा अनुमान है कि फिजिक्स का पेपर अपना काफ़ी इजी आएगा। जहाँ केमिस्ट्री के पेपर में 10 to 15 डेज़ के गैप हैं, है ना, जिसका बायो है तो उनकी थोड़ा कम है, लेकिन जिनका मैथ्स है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, ठीक है। तो उनका पेपर काफ़ी टफ लेवल पर हो सकता है एंड हमें टफ की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम टफ लेवल खेलेंगे, टफ गेम खेलेंगे, तो नॉर्मल लेवल तो अपन को ईजी लगेंगे ना। तो चलो यार देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है, ओके, विद आंसर्स के साथ आपको सॉल्व कराया जाएगा पेपर। अब आपके पास रटने वाला को तो कोई काम ही नहीं बचा। सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग इजी से करते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विशिष्ट चालकता की इकाई। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है गाइस? चलो इसके आंसर भी देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई जो होती है वो होती है ओम इनवर्स, ठीक है। क्या होती है गाइस? ओम इनवर्स, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। पहले का आंसर ये हो गया, ओके, नॉर्मल था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। बेंजीन तथा टोलुइन का मिश्रण एक क्या होता है? बनना चाहिए, एक आदर्श विलयन होता है। क्या होता है बच्चों? आदर्श विलयन, ओके, आदर्श विलयन। चलो ये भी हो गया, यहाँ पर लिखते सही से नहीं बन रहा लेकिन आप समझ जाओगे, और मतलब वॉइस तो बोल रहे हैं आदर्श विलयन, और आप पे आदर्श विलयन तो लिखते बनता ही होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुनीकरण क्रिया कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कौन सी कोटि है? द्वितीय कोटि। प्रथम और तृतीय तो कैसे भी नहीं हो रही, क्योंकि साबुनीकरण किस में होता है? द्वितीय कोटि में, है ना। कि कौन सी कोटि में गाइज? द्वितीय। चलो ये भी हो गया बहुत इजी से। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप सभी को पता होगा 9 होता है। क्या होता है गाइज? 9 होता है। उसके बाद अणु संख्यता सदैव कैसी होती है? अणु संख्यता सदैव कैसी होती है? पूर्णांक। कैसी होती है गाइज? पूर्णांक। ओके चलो ये भी अपना काफी इजी हो गया। चलो इसके बाद आते हैं ये इंग्लिश क्वेश्चन, तो इंग्लिश आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इनका आंसर्स मैं आपको बोल दूंगा तो आप लोग लिख लेना, ओके। कॉलाइड कणों की गति को क्या कहते हैं? है ना, इधर पे क्या कर लेना है, कहते हैं, ठीक है। कॉलाइड कणों की गति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्राउनी गति, ठीक है। कॉलाइड गति को क्यों क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, ये गाइस टफ है, मतलब बहुत टफ लेवल का है। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन पे नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टफ लेवल का है एंड अपने पास इजी लेवल के भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं, और सभी की तैयारी करेंगे यार। बस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है तुम सबको, ठीक है। सभी चीज़ की तैयारी करेंगे, और अभी तो ये अपना अर्धवार्षिक प्री बोर्ड ये तो गेम्स खिला रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। मेन जो अपन को मैच खेलने जाना है ना, जो अपना फाइनल एग्जाम होने वाला है, टूर्नामेंट होगा, यहाँ पूरे दर्शक बैठे होंगे, राह लगाएं कि कौन जीतता है कौन हारता है। बोर्ड एग्जाम आपसे जीतता है या आप बोर्ड एग्जाम से जीतते हो, है ना। यहाँ पर किस्मत नहीं चलेगी, यहाँ पर क्रिकेट मैच नहीं है कि किस्मत चल जाए, यहाँ तो जिसने अच्छा खेला वही जीतेगा, ओके। चलो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉस्फेरिक अम्ल द्वारा अपघटन कौन से प्रकार का उत्प्रेरक कहलाता है? तो वो कहलाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। क्या होता है गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, मेन बात ये उंगली पड़ जाती है एंड देन नहीं हो पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की उपस्थिति में विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखिए। तो उसका जो उपकरण का नाम वो हो जाएगा गैस मास्क। क्या हो जाएगा गाइस? गैस मास्क। क्या हो जाएगा? गैस मास्क।
चलो ये भी हो गया, काफी इजी। वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों का नाम, तो हो जाएगा गैस मास्क। उसके बाद आ जाता है डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, तो सभी को पता होगा, पहले चैप्टर नंबर 8 का पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, वो हो गया संक्रमण। ठीक है, शुरुआत ही इससे होती है, क्या बोलते हैं, संक्रमण। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण। 15वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं, 15वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं, ये जो होती है ना टेबल, ठीक है, इसमें से 15वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निकोजन। ठीक है, क्या कहते हैं गाइस, निकोजन। ओके, निकोजन। ओके, चलो ये भी हो गया अपना। उसके बाद आते हैं अपन लोग किस चीज पर, अब आते हैं अपन लोग प्रत्येक वस्तुनिष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए। चलो ये भी कर लेते हैं। चल ओके, प्रत्येक यहाँ पर वैद्युत को सर्वोत्तम सुचालक है, वैद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, सभी को पता होगा यार। देखो वैद्युत का सर्वोत्तम सुचालक हीरा नहीं है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन नहीं है, अक्रिस्टलीय कार्बन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना ग्रेफाइट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। ओके, चलो ये भी हो गया। CuSO4 × 5H2O कहलाता है, बहुत इजी क्वेश्चन एंड ये रटा होना चाहिए आप सभी के माइंड में, नीला कासीस, नीला कसीस। ओके, चलो यहाँ पर अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रॉल, क्या बोलेंगे गाइस, ब्लू विट्रॉल। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से 8:8 कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है। यहाँ पर देखो, मतलब इन लोगों ने हिंदी इसको इंग्लिश में ऐसे है ना, यहाँ पर होगा हिंदी में, आप इंग्लिश में देखो कोऑर्डिनेशन, मतलब इसको इंग्लिश का उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया, कुछ भी यार चलो कोई नहीं। चलो इसका कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, किस चीज का पूछा गया अपन से, 8:8। ओके, 8:8 का होता है अपना CHCl। क्या होता है, CHCl। यहाँ पर भी CHCl, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। उसके बाद आता है विटामिन B12 में धातु उपस्थित है, विटामिन B12 में धातु उपस्थित है CO। ठीक है, क्या हो जाएगी, CO। उसके बाद मेटल प्रेजेंट, इसमें इधर पे भी आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा सूत्र C3H9N के संभव समयवी में प्राथमिक एमीन की संख्या कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2। C3H9N में संभव समयवी के प्राथमिक एमीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं अपने स्तंभ आ के लिए, स्तंभ बा यानी कि नॉर्मल है, मैचिंग। क्या है, मैचिंग। चलो यहाँ तक तो अपन लोग पेपर बहुत इजीली सॉल्व करते आ रहे हैं। ओके, चलो एनिलीन, एनिलीन का क्या हो जाएगा, मैचिंग यहाँ पर। चलो एनिलीन का हो जाएगा अपना C6H5NH2। चलो ये वाला हटा दे रहे, अच्छा स्टाइलिश सा कुछ कर रहे, ये अच्छा लग रहा है ना। चलो दूध का क्या हो जाएगा, दूध का हो जाएगा पायस। ओके, NaCl का क्या हो जाएगा, NaCl का हो जाएगा आयनिक क्रिस्टल। फ्रैंकल दोष क्या हो जाएगा, फ्रैंकल जो ZNS। फिर उसके बाद डाइजोनियम लवण, ये क्या हो जाएगा, जो बचता है वो हो जाएगा, सिंपल, इसमें क्या है, तो ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं अपने मेन क्वेश्चन, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन। यहाँ तक तो अपन ने कर लिया। आई नो ऐसा ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको देखना है। अभिक्रिया की कोटि से क्या अभिप्राय है, ओके, अभिक्रिया की कोटि से क्या अभिप्राय है, डोंट वरी, इसके आंसर्स आपको दिखा दिए जाएंगे थोड़ी वीडियो के एंड में। ओके, क्वेश्चन देख लो, अभिक्रिया की कोटि से क्या अभिप्राय है। उसके बाद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखिए। आंसर 2 मिनट में आपको बताए जा रहे हैं। ओके, तो डोंट वरी, क्वेश्चन देख लो। कॉपर सल्फेट विलयन की निम्न के साथ होने वाली केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या करना है, कॉपर सल्फेट विलयन के निम्न के साथ, मतलब इनके जो समीकरण दिए होंगे अभिक्रियाओं में केवल रासायनिक समीकरण करना है। इनका क्या करना है, रासायनिक समीकरण, NOH विलयन के NH4OH और Kl विलयन KCN। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉपर एवं लोहे के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। इजी है, चलो ये मतलब थोड़ी क्वेश्चन हार्ड है लेकिन थोड़ी इजी है। अमोनिया निर्माण की हैवर विधि की संयंत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए एवं होने वाली रासायनिक क्रिया का समीकरण दीजिए। जो कट गया है आपको वो भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जो कट गया है तो वो चीज़ छोड़नी है। लाल फॉस्फोरस तथा सफेद व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस के 4 गुणों की तुलना कीजिए। ओके, विरंजक चूर्ण के 4 उपयोग लिखिए। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स। ठीक है, 4 यूजेस ऑफ, नॉट अ एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा फूलों का विरंजन अस्थायी होता है। ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों होता है,
चलो, और उसके बाद बर्नर का उपसय संयोजी यौगिक के सिद्धांत की प्रमुख 4 अभिग्रहित लिखिए। चलो 9 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है 10 मतलब 9 का अथवा निम्न लिखित को समझाइए आयनन समावयवता और कार्बधात्विक यौगिक के उपयोग। उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है, सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया, कार्बेल अभिक्रिया, वुटरज अभिक्रिया। ये हो गए 10 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद अपना आ जाता है इसी का अथवा वाला। फिर उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर लिखिए। आंसर आपको बताए जाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। यही नीचे आंसर है पीडीएफ के नीचे। फॉर्मेल्डिहाइड के 4 उपयोग लिखिए। ओके, ये भी हो गया। चलो, उसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनके 2 कार्य लिखिए। विटामिन क्या है, विटामिन ए और सी की कमी वाले रोग बताइए। बहुत हार्ड लेवल पे पेपर है, ऐसा वैसा नहीं समझना है इसे। निम्न की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आचार्य चालक और अपमार्जक। ओके, फिर उसके बाद निम्न की टिप्पणी किस पे करना है, अफीम पे करना है, कृत्रिम मधुकारक पर करना है। ओके, ये भी हो गया अपना। उसके बाद संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये एग्जाम्पल। फिर राउल्ट का नियम, 16वां क्वेश्चन पूछा गया राउल्ट का नियम। 17वां पूछा कोलरास का नियम। 17 का अथवा पूछा संचारण क्या होता है। उसके बाद ये रहेगा इस आपके आंसर, जहाँ से आपको ये देखना है 6वें क्वेश्चन से, 6वें के से 5वें से, यहाँ तक 5वें से देखना है ना। अभिक्रिया की कोटि, रासायनिक अभिक्रिया के वेग प्रभावित करने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग की अभिक्रिया को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये हो गई अपनी यहाँ से डेफिनीशन, ठीक है, इतनी पूरी। ओके, उसके बाद अपन को ये दोनों एग्जाम्पल दिए थे, जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके, चलो ये क्या हो गए, 2 + 2 अंक प्राप्त होंगे। ओके, 1 व सही लिखने के पर। ओके, चलो उसके बाद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, पहला हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता, निकाय का ताप, अभिकारकों की प्रकृति, उत्प्रेरक की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ ये 4 अपन ने कर लिए। ओके, ये 4 हो गए। चलो उसके बाद आता है यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट विलयन, फिर NOH विलयन। यहाँ पर आपको आंसर देखते चलिए। ओके, चलो इसके बाद आता है ये वाला चित्र अपन को जो बनाना था, हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना था। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, कटा हुआ सिलेबस भी आपको पढ़ना है। ओके, विरंजक चूर्ण के 4 उपयोग, यह मुख्य रूप से रुई, सन व लकड़ी के पल्प के विरंजन में उपयोग होता है। यह पीने के पानी के शुद्धिकरण में उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक की तरह होता है। उसके बाद अपन लोग चलते हैं उपसय संयोजी यौगिक, यानी कि मैं अव्यंद की व्याख्या करने पर 1983 में वर्नर का सिद्धांत पूछा गया है नॉर्मल, तो वर्नर का डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद उसने 2 उपयोग की, मतलब 2 संयोजकता प्रदर्शित की, एक होता है प्राथमिक और द्वितीयक। ओके, फिर प्राथमिक में क्या लिखना है, द्वितीयक में क्या लिखना है, फिर दोनों ही लिख लेना। उसके बाद ये 2 पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 4th एंड 5th, वरना 2 में ही काम चल जाएगा। ओके, लिखना जरूरी है वैसे मेरे हिसाब से, तो आपको लिख लोगे तो काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग यहाँ से तो देख ही सकते हो। सैंडमेयर अभिक्रिया हो गई, कार्बेल अभिक्रिया हो गई, विट्रज अभिक्रिया हो गई। ओके, चलो यहाँ के बाद अपन लोग फिनॉल और एल्कोहल के गुण देख लेते हैं, प्रकार, प्रकृति, FeCl में क्रिया और PCl5 में क्रिया। उसके बाद ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि ये रही, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में। ओके, इसमें विधि आपको बस बनाना है, उसके बाद विधि लिख देना है। ठीक है, अगर इसमें नहीं लिखी है तो विधि लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये पूरे आंसर दिए गए हैं, अगर आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। ओके, ये अफीम, कृत्रिम मधुकारक के उपयोग, 15वां संक्रमण धातु में यह गुण पाया जाता है, ये वाले आंसर्स हैं। उसके बाद लेंथनाइड एंथनाइड में अंतर हो गया। ओके, फिर इसके बाद अपना क्या हो गया, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी इजी है, तो राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गई। उसके बाद यहाँ पर अपना परासरण दाब पूछ लिया गया, तो परासरण दाब भी, और कोलरास का नियम। ठीक है, कोलरास का नियम, कोलरास के अनुप्रयोग की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, अल्प विलय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, एंड देन फाइनली अपन का यहाँ पर एंड हो गया। होप सो गाइज आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, एंड देन सॉल्यूशन भी आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये वीडियो आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद आंसर्स के साथ अपन ने सॉल्व किया है। होप सो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। अगर ये
पेपर अगर जिस किसी ने भी पूरा सॉल्व कर लिया तो समझो वो टॉपर है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और पूछना कितने क्वेश्चन बने हैं।